नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। लेकिन नीरज कुमार दुबे जी इस वक्त हमारे साथ सीधे वर्चुअल जुड़ रहे हैं, वो भी भारत मंडपम से, जहां पर G20 की बैठक संपन्न हुई है। सर, बहुत स्वागत है आपका और सबसे धन्यवाद पहले तो अंकित जी। बताइए कि वहां अभी भी माहौल कैसा है? देखिए अभी इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में थोड़ी सी हम्म। सुगबुगाहट इसलिए है क्योंकि बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। और हम्म। क्योंकि शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे मेहमान आए हैं उनको विदा करने से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब हम्म। पूरी करें, उसमें सब लगे। तो अधिकारी तो यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन हाँ पत्रकार हैं क्योंकि एनालिसिस हैं। और जो लाइव किसी के कुछ कार्यक्रम है, किसी ने कुछ मेहमानों को यहाँ बुला रखा है संवाद के लिए, तो ऐसे सबके अपने अपने कार्यक्रम में सब अपना कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि अपने इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से हम बता रहे हैं, तो ये मैं आपको हम्म। बता दूं कि लगभग 2000 विदेशी यहाँ पर पत्रकार आए थे, जो कि विश्व भर से थे। ऐसा नहीं है कि खाली G20 देशों से ही थे, या जो विदेशी जो हमारे मेहमान के रूप में हमने आमंत्रित किए थे उन्हीं देशों से। पूरे ग्लोब से कह सकते हैं कि लगभग 2000 पत्रकार थे, क्योंकि बहुत दुनिया की नजर थी इस सम्मेलन पर कि सम्मेलन से क्या कुछ निकल कर आता है। और खासतौर पे भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, हम्म। और जिस तरह से माना जा रहा था कि शायद ये जो शिखर सम्मेलन है बिना साझा घोषणा पत्र जारी किए समापन हो जाएगा इसका, तो इसके लिए कुछ लोग नेगेटिव खबर पाने के लिए आए थे और कुछ पॉजिटिव खबर की तलाश में यहाँ पर आए थे। तो सब तरह के लोग थे यहाँ पर। और भारत सरकार ने जो इंतजाम किया था, हमने क्योंकि विदेशी मीडिया से हम पे बातचीत की, ऐसे बहुत सारे लोगों से भी हमारी बातचीत हुई जो कि 4-4, 5-5 G20 सम्मेलनों की कवरेज कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भारत में जो इंतजाम थे वो अभूतपूर्व थे, उसको लोगों ने सराहा। और खास तौर पर क्योंकि मीडिया के बारे में सबको पता ही है कि भाई आपके लिए चाहे चाय की बात हो, चाहे कॉफी की बात हो, चाहे जल की बात हो, चाहे भोजन की बात हो, तो आपको सिर्फ अपने काम की चिंता करनी है, बाकी सारी हम्म। जिम्मेदारी सरकार ने उठा रखी थी यहाँ पर। और सब कुछ विश्व स्तरीय सुविधाएं और सारा हम तो यहाँ पर हम भी एक तरह से मेजबान की भूमिका में थे, तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जो विदेशी साथी यहाँ पर आए हैं वो प्रसन्न हम्म। होकर जाएं। और मैं आपको बता दूं कि एक तरफ भारत मंडपम में जहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं वो G20 के जो उनके भागीदार नेता हैं उनके साथ चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में जो विदेशी पत्रकार थे और देशी पत्रकार थे वो भी चर्चा कर रहे थे। वो भी जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रहे थे। वो भी जो किस तरीके से समावेशी विकास हो हम्म। सकता है उस पर चर्चा कर रहे थे। यूक्रेन युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। भारत की छवि दुनिया में कैसी है उस पर चर्चा कर रहे थे। वो हमारे लोकतंत्र के बारे में जान रहे थे। तो ये पत्रकारों का भी एक संगम था। तो ये भी यहाँ पर भी सिर्फ यहाँ पे रिपोर्टें बनाई गई हैं ऐसा नहीं, यहाँ पर भी मंथन हुआ है। और ये भी एक संगम था जिससे कि जो मंथन हुआ मुझे लगता है कि जरूर अमृत यहाँ से भी निकलेगा। बिल्कुल सर। लेकिन हम आगे बढ़ें और पूछें आपसे कि भारत को इससे क्या मिला? G20 की अध्यक्षता से भारत को क्या मिला? क्या सफलताएं हासिल हुई? भारत का विश्व में कितना दबदबा बढ़ा? लेकिन आपने पत्रकारों की बात की, तो मैं यहाँ पे आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने कई पत्रकारों से बातचीत भी किया होगा। तो क्या पश्चिमी मीडिया जो भारत के लिए सोचता है, उसकी सोच में बदलाव देखने को मिलेगा इस G20 के बाद? अब आप देखिए कि ये जो सम्मेलन यहाँ पर समापन हुआ है जिसका, ये हम्म। कैसे पूर्व में जो सम्मेलन हुए हैं उनसे अलग था, बहुत अलग था। और मैं ये कहूँगा कि जो सफलता है सिर्फ भारत सरकार की सफलता नहीं है, ये पूरे भारतीयों की सफलता है, भारत की सफलता है, टीम इंडिया की सफलता है। और इसके लिए अब देखिए कि सिर्फ भारत सरकार के ही प्रयास नहीं थे, सभी राज्य सरकारों ने भी प्रयास किए थे। और हम अगर पहले के सम्मेलनों की बात करें जो अन्य देशों में हुए हैं, अब आप देखिए कि वहाँ पर उन देशों में जब भी सम्मेलन हुए तो 2-3 राज्यों में सब बैठकें हो जाया करती थी। अब भारत ने 1 दिसंबर 2022 को जब इसकी अध्यक्षता संभाली थी G20 की, और अभी उसमें 2.5 महीने बाकी हैं। वो जब हमने अध्यक्षता संभाली थी तब से लेकर आज तक हमारे 60 शहरों में 220 से ज्यादा हम्म। बैठकें हो चुकी हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और 60 शहर, अब आप देखिए कि 60 शहर उसमें विपक्ष शासित राज्य भी थे, जो बीजेपी शासित राज्य भी थे। और सभी शहरों को जो वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं उनको तो बिना किसी भेदभाव के ये जो मीटिंग्स थी सभी राज्यों को दी गई थी। अब आप देखिए कि सभी राज्यों ने
अपनी मेजबानी से हमारे मेहमानों को प्रसन्न किया। अपनी कला संस्कृति जो विरासत है, वहाँ की जो खास हस्तशिल्प उत्पाद हैं, या वहाँ के जैसे हम इस आयोजन के जरिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर चले हैं, तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं, या हमारे वहाँ की क्या जीवन शैली है, कैसी वहाँ पर खान पान है, वो सब चीज़ों से रूबरू कराया गया। और हर राज्य ने एक अलग छाप छोड़ी है उस जो भी बैठक वहां पर होनी थी उसको सफल बनाने में। तो मैंने आपको बताया कि 60 शहर थे जो कि पूरे देश भर से चुने गए थे, और 220 से ज्यादा बैठकें, और उन 220 बैठकों में भारत ने बहुपक्षीय तौर पर भी जो चर्चा की लोगों के साथ में, देशों के साथ में, और अलग अलग से भी बातचीत की। अगर मान लीजिए कहीं किसी मुद्दे पर मतभेद उभर रहे थे, कोई विषय अटक रहा था, तो भारत ने जिसको आपत्ति थी उससे भी बातचीत करके कि एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। खाली बैठक करने का और खाली एक वो जो बस आयोजन करने का मकसद नहीं था। वो जो बैठक हो रही है उसका कुछ परिणाम निकले, और वो परिणाम मानवता के हित में हो। क्योंकि हमने ये जो थीम दी थी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो ये थीम हमारी वो सार्थक भी हो, तो ये प्रयास किए गए थे। और भारत ने, अब देखिए कि ये जो G20 की अध्यक्षता मिली ना हमारे को, ये जो अध्यक्षता में भारत ने काम करके दिखाया है, तो ये पूरी दुनिया को संदेश क्या है, संयुक्त राष्ट्र को भी संदेश क्या है कि भारत कितना जिम्मेदार देश है। अगर उसके पास कोई जिम्मेदारी आती है तो वो बड़ी गंभीरता के साथ उसको निभाता है, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक चीजों को हल करता है। अब आप देखिए कि एक दिन पहले तक चर्चा थी कि जो यूक्रेन पर जो घोषणा पत्र है वो यूक्रेन उसमें बाधा बन रहा है, और खासतौर पे जो G7 जो देश हैं वो उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं कि वो सहमत नहीं है जो पैराग्राफ उसमें डाला गया था। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि विपक्ष सवाल उठाता है कि मोदी जी वहां क्यों जा रहे हैं, मोदी जी उस देश में क्यों जा रहे हैं, लगातार विदेश में रहते हैं, तो लगातार विदेश पर रहने के कई सारे उसके फायदे रहे हैं। अब फायदे का लगातार, मैं इसका अर्थ ये नहीं कि वो बेमतलब से विदेश जाते हैं। जब भी वो विदेश जाते हैं तो आप देखिए कि जो देशों के साथ घनिष्ठ संबंध होते हैं वो ऐसे मौकों पर काम आते हैं। अब ये जो मामला अटक रहा था यूक्रेन वाला, जो पैराग्राफ जिस पर आपत्ति थी, जिसकी वजह से घोषणा पत्र नहीं जारी हो पाता, क्योंकि ये जो है G20, इसमें सभी देशों को वीटो पावर है। वो अगर नहीं सहमत है, आम सहमति से यहाँ फैसले होते हैं, नहीं सहमत है तो वो नहीं होगा जारी घोषणा पत्र। तो अगर नहीं होता घोषणा पत्र जारी, तो भारत का में ये इतिहास बन जाता कि G20 के इतिहास में पहली बार साझा घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ। तो जाहिर है भारत ऐसे बुरा इतिहास तो नहीं बनाना चाहेगा कि, तो इसलिए सारे के सारे प्रयास कर रहे थे, हमारे अधिकारियों की टीम लगी हुई थी। और खासतौर पर जो मैंने बताया कि G7 देश थोड़ा सा अटका रहे थे मामले को, लेकिन भारत ने ऐसा पैराग्राफ वहां पर रखा कि उस पर सबकी सहमति बन गई। और आप देखिए कि जो दुनिया थी यूक्रेन युद्ध को लेकर तीन मतों में बटी हुई थी। भारत शांति का पक्षधर, एक तरफ युद्ध का पक्षधर, और एक तरफ पीड़ित पक्ष, तो तीन वहां पर तरह के लोग थे, लेकिन सारे के सारे एक मंच पर आ गए और सबने सहमति जता दी। अब उसका मतलब लोग अलग अलग निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमने रूस को सबक सिखा दिया, कोई कह रहा है, रूस कह रहा है कि भारत ने पश्चिमी देशों की आक्रामकता को रोकने में सफलता हासिल की। तो अब मतलब कोई भी कुछ निकाले, लेकिन मोदी ने तो काम कर दिया। भारत की जो सफलता है इसकी गूंज विश्व में सुनाई देगी निश्चित तौर पर। और अगर हम देखें जो भी इस पहले की बैठकें थी, उसमें कई बार ऐसा हुआ था कि खासतौर पर विदेश मंत्रियों की बैठक रही हो या वित्त मंत्रियों की बैठक रही हो, यूक्रेन ने मामला अटकाया था। लेकिन अब जब मोदी जी ने कमान वहां पर संभालने की, ठीक है कि साझा घोषणा पत्र जारी करवाना है, तो वो जारी हुआ। और सभी देशों ने, उसमें चीन भी था, बाकी सब देश थे, सबने मदद करी कि वो साझा घोषणा पत्र जारी हो। और आपको मैं बताऊं कि ये एक, आप इसकी सफलता इस बात से देख सकते हैं, हमारे अधिकारियों ने, हमारे शेरपा ने कितनी मेहनत की, अमिताभ कांत जी ने और उनकी टीम ने, की इस जो साझा घोषणा पत्र में 83 पैरे 83 पैरा हैं और सभी पर सहमति है सबकी। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि इतनी जल्दी सहमति बनती नहीं है। और हमने देखा था कि नूह में जब बैठक हुई थी ये शेरपास की G20 के, तो 3 से 6 सितंबर को उसमें ये मामला अटक गया था, और तभी ये लगने लगा था कि साझा घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाएगा, लेकिन आखिरकार वो हुआ। और अगर हम देखें, ये तो चलिए घोषणा पत्र जारी हुआ, और किस तरीके से भारत ने अपनी जो अध्यक्षीय कार्य में जो भूमिका निभाई, और सिर्फ हमने भूमिका निभा दी ऐसा नहीं है। अब आप देखिए कि आज का समापन सत्र देखिए, समापन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री जब समापन इसका कर रहे थे, और इस शिखर सम्मेलन के समापन के बाद ये हो जाता है कि
चेहरे पर उनके भाव वो थे कि ठीक है, उनको एक आत्मसंतोष था कि हमने एक बहुत अच्छे तरीके से अध्यक्षीय पारी को संभाला। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं था कि मैं अब संतुष्ट हो गया हूँ, मैंने अपनी पूरी कर ली, जिम्मेदारी पूरी करने का भाव नहीं था। उनके अंदर कुछ और कर दिखाने का जज़्बा था, जो उन्होंने कहा कि नवंबर में हम फिर बैठ सकते हैं, क्योंकि हुँ। अभी जो इस बैठक में सुझाव आए हैं, प्रस्ताव आए हैं, उन पर हम कुछ और करके उसका भी समस्याओं का हल निकाल कर देना चाहते हैं। तो वो रुकने वाले नहीं है, वो और क्या नया आया है वो करने वाले। तो ये देखिए कि एक विश्व में संदेश क्या है, और खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र की जो स्थायी सदस्यता के लिए भारत की जो दावेदारी है, उस पर एक दुनिया को लग गया है कि देखिए भारत को एक मौका मिला, भारत ने साबित करके दिखाया, और भारत गंभीरता पूर्वक काम करने वाला देश है, इसलिए भारत का दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है दुनिया में। तो और जितने भी, और आप देखिए ना कि कल विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बताया कि अफ्रीकन यूनियन बहुत समय से मांग कर रही थी कि हमको G20 में शामिल किया जाए, G20 में शामिल किया जाए, कोई नहीं सुन रहा था। पिछले साल जब शिखर सम्मेलन के दौरान वहां पर सेनेगल के राष्ट्रपति, जो कि उस समय अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो आए प्रधानमंत्री के साथ, और जयशंकर जी ने बताया, मैं उस समय वहीं था, उन्होंने कहा कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है, G20 में हमको स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि अब हमारी बारी आ रही है, मोदी की गारंटी है, हम जरूर कराएंगे। तो उन्होंने कहा मोदी की गारंटी उन्होंने पूरी कर दी। उन्होंने सुझाव रखा और पत्र भेजा सबको, और वो गारंटी पूरी करा दी, उनको अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता मिल गई। ग्लोबल साउथ की बात कोई नहीं करता था, ग्लोबल साउथ की बात हम कर रहे हैं। आप देखिए कि ग्लोबल साउथ के लिए अब स्वर पश्चिमी देशों के भी उभर रहे हैं, बाकी दुनिया के भी स्वर उभर रहे हैं कि हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अगर कोई पिछड़ा है, जैसे यहाँ पर भी अगर हम देखें, भारत में उनकी जो योजनाओं की लक्ष्य होता है, वो अंत्योदय के तहत की जो अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है उस तक पहुंचा जाए, तो वही उनके लिए विश्व की भी रणनीति है कि जो भी पीछे छूट गया है, जो पिछड़ रहा है, उसको आगे लाया जाए। तो ये जो सम्मेलन है, ये और जो उन्होंने थीम रखी थी कि हम वन अर्थ हैं, हमारा वन फैमिली वन फ्यूचर, तो उसको सार्थक करने का पूरा पूरा प्रयास किया गया, और ये प्रयास अभूतपूर्व परिणाम लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि शिखर सम्मेलन से हमारे जो भी अतिथि आए थे, एक सकारात्मक राय लेकर गए हैं भारत के बारे में, भारत क्या कर सकता है, भारत कितनी प्रबल शक्ति है, आज एक उभरती हुई शक्ति है, इसका पूरा अच्छा एक संदेश गया है दुनिया भर में। बिल्कुल सर। तो आप लगातार 3 दिनों से भारत मंडपम में हैं, वहाँ की हर जानकारी आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। तो आज के लिए चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। G20 से जुड़ी हुई तमाम खबरें और वीडियोज़ देखने के लिए प्रभा साक्षी के यूट्यूब और कहीं न कहीं वेबसाइट को और आप फ़ॉलो कर सकते हैं। अंकित जी, अंत में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैं, बिल्कुल। क्योंकि ये जो सम्मेलन था, अब आप देखिए हुँ, कि इस सम्मेलन की सफलता ने खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय प्रधानमंत्री को, विश्व में एक सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ के रूप में भी स्थापित कर दिया है, और इसके बिल्कुल। जो परिणाम है वो भी हम आने वाले जो वैश्विक मुद्दे हैं उस दौरान हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत को उसका लाभ मिलता है। बिल्कुल। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में भारत का कद वैश्विक स्तर पर कितना मजबूत होता है। लेकिन जिस तरीके से G20 भारत में संपन्न हुआ है, उससे साफ तौर पर ज़ाहिर होता दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की कूटनीति का दुनिया ने भी लोहा माना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।